हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा की कार्यप्रणाली और समितियों के बारे में। तो मेनली हम बात करेंगे समितियों के बारे में, लेकिन थोड़ा सा कार्यप्रणाली के बारे में भी बात करना ज़रूरी है। पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया हुआ है, लेकिन डेट वाइज मैं एक बार फिर बता देती हूँ, क्योंकि डेट वाइज एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जिससे आप लोगों को याद हो जाए। तो जैसे हमने बात किया था कि जुलाई में ये तो तय हो गया था कि इलेक्शन होना है जुलाई 1946 में, और संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी थी? 389। ये 389 सदस्यों में से 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश प्रांतों से थी और 93 सीटें जो थी वो देसी रियासतों से थी। और ये जो ब्रिटिश प्रांतों से सीटें थी, ये सीटें कैसे आवंटित हो गई थी? ये जनसंख्या के आधार पर की गई थी और जनसंख्या के अनुपात में की गई थी। मुस्लिम, सिख व सामान्य। जो मुस्लिम और सिख हैं उनको छोड़ के जो भी लोग हैं, जो भी धर्म के लोग हैं, वो सब सामान्य में आते थे। तो हर 10 लाख लोगों में एक सीट का आवंटन किया गया था। तो इस प्रकार 292 सीटें ब्रिटिश प्रांत की हो गई, 4 चीफ कमिश्नरों की हो गई और 93 जो है वो देसी रियासतों की हो गई। फिर इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीटें, और 15 सीटें जो थी वो अन्य जो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं उनको मिली थी। ये सब चीज़ें तो हो गई। फिर उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। और जो वहाँ की संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जेबी कृपलानी जी। और फ्रांस की तर्ज पे जो हमारे संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। उन्हें अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया। खैर, सच्चिदानंद जी केवल 2 दिन के लिए ही अध्यक्ष थे, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को फिर प्रॉपर इलेक्शन हुआ और राजेंद्र प्रसाद जी हमारे संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए। और वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपाध्यक्ष कौन बना? एच.सी. मुखर्जी, जिनको हम हरेंद्र कुमार मुखर्जी कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन बने? बी.एन. राव जी। और वी.टी. कृष्णामाचारी को भी बाद में जो है उप सभाध्यक्ष चुन लिया गया था, उपाध्यक्ष जिसे बोलते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। इसके बाद क्या होता है कि 13 दिसंबर 1946 को जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसमें क्या रहता है? संवैधानिक संरचना के ढांचा एवं उसके दर्शन की झलक रहती है। और फिर इस जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। और फिर इसके बाद जो है वो समितियों की नियुक्ति की जाती है। समितियों की नियुक्ति क्यों की जाती है? जिससे हर काम को प्रॉपर ढंग से किया जाए। समितियों का गठन कर दिया गया कि ये समिति ये काम करेगी, ये समिति ये काम करेगी, और सारी समितियां अपना काम करके वो प्रारूप समिति को देती थी, और प्रारूप समिति जो है उसका प्रारूप तैयार करके संविधान सभा के समक्ष रखती थी और फिर उस पर चर्चा होती थी। तो उस चर्चा के बाद जो भी उसमें संशोधन करना हुआ तो संशोधन हो जाता था, और नहीं तो फिर उसे पास कर लिया जाता था। ये प्रोसीजर होता था। फिर अगले टाइमलाइन में क्या हुआ कि 22 जुलाई 1947 को हमने अपना नेशनल फ्लैग यानी तिरंगे को अडॉप्ट कर लिया। फिर इसके पश्चात हमारा जब देश विभाजित हो गया तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो सब पाकिस्तान चले गए। तो फिर संविधान सभा का पुनर्गठन करना पड़ा, क्योंकि अब 389 सीटों के बजाय केवल 299 सीटें ही बची, जिसमें 229 सदस्य जो थे वो इलेक्टेड थे और बाकी 70 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों के थे। तो इस प्रकार इसका पुनर्गठन किया गया। और हमारी जो संविधान सभा थी वो एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हमारी संविधान सभा को 2 काम सौंपे गए। पहला काम क्या था? देश के लिए संविधान बनाना, और दूसरा काम क्या था? देश के लिए उस समय आम कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आम कानून बनाना। तो इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन किया जाता था। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करता था? हमारे प्रथम अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। और जब भी बैठक ये विधायिका के रूप में काम करती थी, मतलब उसे आम कानून बनाना है, तो इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर जी करते थे। और फिर इसके पश्चात संविधान सभा के वाचन हुए। प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन चला।
और इसके पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया। और इसके पश्चात हमारी जो लास्ट संविधान सभा की लास्ट बैठक वो कब हुई? 24 जनवरी 1950 को मतलब लास्ट बैठक हुई और सभी लोगों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया और मान्यता दे दी कि हाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। फिर इसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। तो मतलब इसको लागू करने में पता है 64 लाख रुपए का खर्च आया था। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम अध्यक्ष चुन लिए गए। तो अब ये तो हो गई बेसिक सी चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट सभा की कार्यप्रणाली के बारे में। अब हम बात करते हैं कमेटियों के बारे में। कमेटियां ही मेन होती है, तो हम कमेटियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे हम पर्सन वाइज याद करेंगे। जैसे मैं पहले लेके चल रही हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। आपको तो पता ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सारी रियासतों को एक किया और इन्होंने ही पहले जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूलभूत अधिकार, उसकी भी मांग किया था। तो इनके अंतर्गत पहली कमेटी कौन सी आती थी? मूलभूत अधिकार, अल्पसंख्यक, आदिवासी और उपवर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति। और इसमें 2 उप समितियाँ थी। पहला, क्योंकि ये बहुत बड़ी थी, तो मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी। और जो अल्पसंख्यक से संबंधित समिति थी उसके HC मुखर्जी। इनका पूरा नाम है हरेंद्र नाथ मुखर्जी। ठीक है, तो कैसे हम याद रखेंगे? देखिए, मूल अधिकार तो हमें इन सब की मेहनतों की कृपा की वजह से ही मिला, तो कृपलानी जी याद कर लेंगे। और अल्पसंख्यकों को हर काम के लिए अर्जी देनी पड़ती है, तो मुखर्जी के नाम से हम याद कर लेंगे, HC मुखर्जी। तो बहुत ही आसान से हम ये दोनों चीज़ें याद कर सकते हैं। और दूसरी समिति जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मिली थी वो कौन सी थी? प्रांतीय घटना समिति। मतलब प्रांतों को ऐड करना, जो भी प्रांतों से रिलेटेड काम है वो इनको दिया जाता था। इसके पश्चात हम दूसरे पर्सन की बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता था। इनके अंतर्गत कौन सी कमेटी थी? प्रारूप समिति, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी में बाबा साहब अंबेडकर जो थे अध्यक्ष थे। इसके अलावा 6 और सदस्य थे। कौन कौन से थे? कन्हैया लाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, N माधव राव और TT कृष्णामाचारी। जो नीचे के 2 लोग हैं तो वो किसी के दूसरे के स्थान पे आए हैं। जैसे BL मित्रा जी के स्थान पर N माधव राव जी आए हैं और DP खेतान के स्थान पे TT कृष्णामाचारी जी सदस्य बने हैं। कभी कभी होता क्या है कि प्रारूप समिति इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसके मेंबर्स का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इसके मेंबर्स को हम थोड़े से मेमोरी टेक्निक्स के द्वारा याद करेंगे जिससे ये हमेशा के लिए याद हो जाए। तो नीचे देखिए ट्रिक लिखा हुआ है, अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। अंबेडकर से याद करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष हो गए। आए से याद करेंगे गोपाल स्वामी अयंगर। मित्र से याद करेंगे BL मित्रा। उनके स्थान पे कौन आए थे? N माधव राव, तो वो तो याद ही है। फिर मुंशी के स्थान पे कन्हैया लाल मुंशी, कृष्णा के स्थान पे अल्लाद कृष्णा स्वामी अयंगर और साथ के स्थान पे मोहम्मद सादुल्ला और खेत के स्थान पे खेतान जी के स्थान पे कौन कौन आ गया था? कृष्णामाचारी जी। इसके पश्चात हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो इनके पास बहुत पावर थी संघ को चलाने के लिए। तो जितने भी संघ से रिलेटेड है ना समितियां, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वो जवाहरलाल नेहरू जी के पास है। जैसे संघीय शक्तियों से संबंधित समिति जवाहरलाल नेहरू जी के पास है, संघीय संविधान समिति और एक राज्य समिति भी इनके पास थी। इसके पश्चात हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, निर्वाचित अध्यक्ष। तो उससे रिलेटेड मेनली काम जैसे संचालन की प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, संचालन समिति, वित्त एवं स्टाफ की समिति और राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति। तो मतलब जो भी संचालन से रिलेटेड समिति या सभा से रिलेटेड समिति थी वो सब इनके अंडर आती थी। इसके पश्चात हम बात करेंगे मावलंकर जी। इनसे रिलेटेड समिति इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इनके बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो गणेश वासुदेव मावलंकर जी हैं, इन्हें दादा साहब के नाम से जाना जाता था। और जैसे मैंने पहले बताया कि जब हमारी संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब ये उसके स्पीकर होते थे। और इसके पश्चात फिर जब हमारा प्रॉपर लोकसभा राज्यसभा का चलने लगी तो उस समय लोकसभा और इनसे रिलेटेड समिति का नाम है संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति।
तो इनका गणेश वासुदेव मावलंकर जी का महत्व इसलिए है क्योंकि ये हमारी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इसके बाद हम बात करेंगे पिट्टाभी सीतारमैया जी के बारे में। इनसे रिलेटेड समिति भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनसे रिलेटेड समिति है सभा समिति, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल नियुक्त हुए, इसलिए इनको जानना बहुत आवश्यक है। अब हम थोड़ा सा प्रारूप समिति के बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में तो हमने पहले ही चर्चा कर लिया। तो प्रारूप समिति का कार्य क्या होता था? विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करना और फिर विचार करने के बाद भारत के संविधान का पहला प्रारूप पेश किया गया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन करने के लिए प्रस्ताव देने के लिए 8 महीने का समय भी दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 98 में प्रकाशित किया गया। इस प्रकार प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 महीने से भी कम समय लिया और इस दौरान उसने कुल 141 बैठकें की थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया और इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया और इसमें 5 दिन मतलब 4 नवंबर से 9 नवंबर तक का इसमें चर्चा हुई। फिर संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ और इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से वास्तव में 2,473 पर ही चर्चा हो पाई और संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया और संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित एवं घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर भी कर लिए गए। वैसे तो सभा में 299 सदस्य थे, पर उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया और इस संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का दिन उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा को अपनाया, लागू किया और स्वयं को संविधान को सौंप दिया। इस प्रकार 26 नवंबर को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। तो देखिए, समितियों के बारे में हमने काफ़ी कुछ चर्चा कर लिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले पार्ट 3 के वीडियो में मैं आपको संविधान के स्रोत मीन्स कहाँ से क्या लिया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने समितियों को अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर पूछें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।